सो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने आया हूं 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट लेकर के। और सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आज हम ये देखेंगे हाउ टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस विद इन 15 मिनट्स। आप 15 मिनट में कैसे 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्या आपके माइंड में चलना चाहिए, उसकी एक टेक्निक। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जो लेक्चर है ये कहीं ना कहीं L3 बैच यानी डायमंड बैच के लिए है, और साथ ही साथ ये L2 बैच जो गोल्डन बैच है ये भी इसे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इस ठोस अवस्था के इस लेक्चर को जब हमने बनाया है तो हमने ये मान के चला है कि आपको ठोस अवस्था का बेसिक आपको पता है, और यही लेक्चर पीएनएसटी और नीट के क्रैश कोर्स में भी काम आएगा। और वो आ रहा है, रिसेंटली पेपर होने वाले हैं उसके, उस नज़रिए से भी इसे बनाया गया है। तो हम बिना कोई समय बर्बाद किए हम सीधे सीधे आते हैं हमारे प्रश्नों पे, और हम ये मान के चलते हैं कि ठोस अवस्था का बेसिक आपको क्लियर है, और रिसेंटली जिन्होंने अटेंड किया है उनका तो वो क्लियर है ही है। चलिए, पॉइंट नंबर 1, क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंतर्गत अब आपको लगता होगा कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्रिस्टल जैसे छोटे शब्द से क्या आ सकता है। यकीन मानिए आप वहीं बर्बाद हो जाते हैं, वहीं आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं जब क्रिस्टल के सामान्य क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो क्रिस्टल के लिए एक ट्रिक्स है, दीर्घ परास, मतलब क्रिस्टल का जो रेंज होता है वो दीर्घ परास होगा, जबकि अक्रिस्टल के लिए लघु परास होगा। और इनका निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टल की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। गलनांक उच्च होते हैं, उनके गलनांक निम्न होते हैं। विदलन का गुण, अब देखिए ये जो विदलन का गुण है, ये विदलन का गुण क्या होता है। तो आपके पास मान के चलिए यहां पर एक क्रिस्टल है, चलिए ये, और आपने तेज धार वाले किसी हथियार से आपने इसको ऐसे काटा, तो काटने के बाद जो इसका सरफेस मिलेगा, वो सरफेस एक तो पहली बात तो चिकना होगा और सपाट होगा। चिकना और यदि सपाट होता है तो ये है विदलन का गुण। यहां से अब ये क्वेश्चन बना कि आपको दिया रहेगा निम्न में से किसमें विदलन का गुण पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो क्रिस्टल होते हैं उनको यदि किसी धारदार हथियार से हम काटते हैं तो काटने पर जो पृष्ठ प्राप्त होता है वो चिकना और सपाट प्राप्त होगा। ये गुण कहलाता है विदलन का, और ये गुण होता है क्रिस्टल का। तो जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्रिस्टल होगा, बाकी 3 वहां अक्रिस्टल होंगे। या कई बार पूछा जाएगा निम्न में से किसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। आपको 4 आंसर होंगे, जिसमें 3 क्रिस्टल होंगे और एक अक्रिस्टल। तब कॉमन सेंस से लगाना पड़ेगा कि अक्रिस्टल वाला जो है वो विदलन का गुण नहीं रखता है। ठीक, देखते हैं। इनका जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है। जो क्रिस्टल का शीतलन वक्र असतत है, जबकि उनका सतत होता है। ये विषम दैशिक होते हैं, यानी क्रिस्टल के जो भौतिक गुण हैं, शब्दों पर ध्यान जाना चाहिए, क्रिस्टल के जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, जबकि क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है, वो समदैशिक होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, रियलिटी में ठोस होते हैं। और अक्रिस्टल जो है, कई ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जो दिखने में तो आपको ठोस दिखेंगे, लेकिन वास्तव में वो ठोस होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे कांच एक एग्जाम्पल है, कांच आपको दिखने में तो ठोस लगता है, वो अक्रिस्टल है, लेकिन वो वास्तव में अतिशीतित द्रव है। कांच का निर्माण जिन फैक्ट्रियों में किया जाता है तो शीतलन की विधि, धीरे धीरे करके ठंडा करने की विधि को हम शीतलन की विधि कहते हैं, और इससे बनता है कांच। तो कांच वास्तव में अक्रिस्टलित है ही, लेकिन ये अतिशीतित द्रव है। कहीं कांच को ठोस समझ के आप क्रिस्टल ना कह देना। गलन की जो ऊष्मा है वो अभिलाक्षणिक है, मतलब गलन की ऊष्मा नियत होती है। कुछ ना कुछ एक अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग है, लेकिन नियत होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां से यदि क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो करीब करीब आपके 10 क्वेश्चन आपके क्रिस्टल से बनते हैं। ठीक, तो मालूम होना चाहिए, कई बार दिया गया। अब आपको लगता होगा सर ये तो सामान्य अंतर है। बात सामान्य अंतर की नहीं है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं, आप उतना सोच पाएंगे कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। देखने में भले आपको सरल दिख रहा है। अब 4 ऑप्शन अगर आपको देता है, मान लेता हूं यहां 4 ऑप्शन A, B,
सी और डी। चलिए Ag SiO2 Fe और Au। एक ऑप्शन है Ag, दूसरा है SiO2, तीसरा है Fe और चौथा है Au। अब आपको ये बताना है कि इनमें से ठीक, थोड़ा सा शब्दों पे आप ध्यान देंगे, इनमें से किसमें विषम दैसिक गुण होता है। तो जो क्रिस्टल होंगे उनमें विषम दैसिक गुण होगा। कौन क्रिस्टल है, अब ये पहचानते बनना चाहिए, आपको पहचानते बनना चाहिए कि कौन क्रिस्टल है। अब कैसे पहचानते हैं ये देखेंगे हम अगले दौर में, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले ये क्लियर कर लें हम। चलिए अभी हम लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे। अब बात आती है यहां पे, जैसे ये देखो कांच लिखा हुआ है तो ये एक अतिशीतित द्रव है। जितने बहुलक होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे पॉलीएथिलीन बोल दिया आपको, पॉलीटेरिलीन बोल दिया, यानी पॉली के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे कोई बहुलक हैं। आप जानते हैं कि बहुलक के नामकरण में जो एकलक का नाम है उसके पहले पॉली शब्द आ जाता है, तो पॉली प्लस एकलक मिलके बनेंगे बहुलक। तो वो जितने होते हैं बहुलक, जितने होते हैं बहुलक, रेशा, कांच, सिलिकॉन ठोस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अक्रिस्टलीय हैं। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और जबकि यहां ले लें तांबा, अब तांबा यानी कोई भी धातु ले लो आप, पोटेशियम नाइट्रेट एक धन आयन एक ऋणायन से बना हुआ ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, नैप्थालीन ले लो, बेंजोइक अम्ल ले लें, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, क्रिस्टल के। अब क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है ये बात हमने देखा था, बंधों के आधार पर, रचक अवयवों के आधार पर। तो हमने क्रिस्टल के 4 भाग बांट दिए हैं, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक। बेसिक फंडामेंटल हमारे बेसिक लेक्चर में हो चुका है, फिर भी मोस्टली मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। आयनिक का जो रचक अवयव है वो रचक अवयव होता है आयन, इसमें प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। सहसंयोजी का जो रचक अवयव है वो परमाणु होता है, इसमें दुर्बल वांडरवाल बल होता है। धातुक में जो रचक अवयव हैं वो धातु होती हैं, मिश्र धातु आती है इसके अंतर्गत। और आणविक में जो रचक अवयव है वो रचक अवयव अणु होते हैं, और दुर्बल वांडरवाल बल लगता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बंध भी लगता है। ये बातें हो चुकी हैं हमारी पहले, लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये देखने हैं। आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक, और आणविक के 3 भाग बटे हुए हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध वाले। अब इन पे यदि हम चर्चा करते हैं और इसका एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप देखेंगे मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे लिखे हैं, NaCl, फिर ब्लैंक डब्बा है, MgO, ये जितने एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको चूज करना है कि वो इनमें से कौन सा क्रिस्टल है। ठीक है, तो ये कैसे चूज करेंगे हम इसे देखते हैं। यहां जैसे कि ये NaCl है, तो NaCl इनमें से कौन सा क्रिस्टल होगा, इसको सोचने के लिए जरूरी है कि NaCl के बारे में पहले आप ये सोचें कि Na और Cl एक प्लस एक माइनस से बना हुआ है। शब्दों पे यहां ध्यान जाना, ये प्लस और माइनस से है, इसका मतलब ये आयनिक आएगा। आयनिक के ऊपर मैंने 1 लिखा है, मतलब इसका जो परिणाम है आप परिणाम में 1 लिख दीजिए। MgO ये भी डबल प्लस और डबल माइनस से, यहां भी 1 आएगा। ये भी डबल प्लस डबल माइनस से 1 आएगा। ये डबल प्लस सिंगल माइनस से ये 1 आएगा। तो शुरू के 4 एग्जाम्पल जो हैं वो चारों के चारों किसके एग्जाम्पल्स हैं, वो आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं, जैसे ही हीरा और ग्रेफाइट में आते हैं, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट की यदि हम बात करते हैं तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के क्या हैं, ये अपर रूप है, और कार्बन के अपर रूप है। और हीरा और ग्रेफाइट दोनों में कार्बन की जो संरचना बनी होती है उसमें सबसे बड़ा अंतर है। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरण से जुड़ा होगा, जबकि हीरे में
जो कार्बन है वो sp3 संकरण से जुड़ा होगा, उसमें sp2 से, इसमें sp3 से। उसमें पतली पतली परतें होती हैं एक दूसरे के ऊपर, फिसलने का गुण होता है ग्रेफाइट में, जबकि हीरे में एक कार्बन के चारों ओर 4 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं, जिससे मजबूती होगी, इसमें कठोरता होगी, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होगा, ये विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन इसमें जो ऊष्मा है काफी होती है, ये इसमें चमक बहुत बढ़िया होगी, ये स्नेहक की तरह कार्य नहीं करेगा। ये सामान्य बातें हैं जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। देखें हीरा, हीरा क्या है? हीरा ग्रेफाइट ये कार्बन के हैं, और कार्बन के हैं मतलब ये सहसंयोजी है। तो सहसंयोजी नंबर 2, हीरा भी सहसंयोजी है, ग्रेफाइट भी, क्वार्ट्ज और ये भी सहसंयोजी, ये भी क्या है? सहसंयोजी। अब बात आती है, आप देखेंगे मिश्र धातु, जितनी मिश्र धातु, सामान्य अकेली धातु दिख जाए या मिश्र धातु दिख जाए, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये धात्विक क्रिस्टल के अंतर्गत आएंगे। तो मिश्र धातु हो गया आपका आंसर नंबर 3, कॉपर में भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ठीक है, अब बात आती है आगे, देखो CCl4। अब ये CCl4, I2H2, CO2, इन तीनों में आपको खास बात दिखेगी, नहीं वहां लग जाएगा, थोड़ा देखो यहां पे, यहां पर जैसे H2 है, तो बात को समझना। अब यहां पे ये सब क्या है? आणविक है, लेकिन I2 है तो I के साथ जुड़ा रहेगा, ऋणात्मकता समान है, और ऋणात्मकता समान है तो ये कौन से अणु होंगे? अध्रुवीय। तो अध्रुवीय, तो आणविक का को मैंने 4 नंबर दिया है, लेकिन उसमें 4A नंबर दिया है मैंने अध्रुवीय को। तो आप देखेंगे गौर से कि ये 4 का A, ये भी 4 का A, ये भी 4 का A और ये भी 4 का A। इसका मतलब ये चारों के चारों जो हैं वो आणविक तो हैं, लेकिन आणविक होने के साथ साथ ये क्या है? अध्रुवीय है। और ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिखा है उसके अलावा आर्गन, ठोस आर्गन और बेंजीन, ठोस बेंजीन, ठोस आर्गन भी अध्रुवीय के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जिन परमाणुओं से ये बने हुए हैं उनके ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं है। आ जाते हैं हम अब ध्रुवी। ध्रुवी का मतलब ये होता है कि आपके पास में 2 आयन हैं, मान लो कि आपके साथ H और Cl है, पर ऋणात्मकता में अंतर है, पर भी सहसंयोजी बंध बना है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि ऋणात्मकता समान नहीं है तो बंध के इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेंगे, ये ज्यादा ऋणी की ओर खींचेंगे, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश प्रेरित हो जाता है, और यही गुण कहलाता है ध्रुवण का गुण। आवेश का आ जाना ध्रुवण का गुण है, और ये तब होता है जब ऋणात्मकता में अंतर होगा। और आप देख रहे हैं HCl में अंतर है, SO2 में अंतर है, देखते जाए आप, ये इसमें N और H में अंतर है, H और Br, यानी ये जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं ये है आपका 4 का B, 4 का B और 4B, 4। अब मैं बात करता हूं आगे की, H2O की बर्फ की बात करते हैं तो यहां हाइड्रोजन बंध की बात आएगी। तो हाइड्रोजन बंध जो है 4A में है, आप देखेंगे ये 4C में है, यूरिया जो है ये भी 4C में। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हमने यहां लिया है, जो कि हमने देखा कि कौन सा कहां है। अब बात आती है, अचानक एक कोई पूछ लिया जाए तब आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन वो आपको क्लियर होगा जब मैं पेपर दूंगा और उस पेपर में आप क्वेश्चंस लगाएंगे। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाएंगे ना उतना कंफ्यूजन होगा, और जितना कंफ्यूजन होगा उतना बढ़िया तरीके से आपको मैटर क्लियर होगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे। आप देखिए यहां एक पॉइंट लिखा है इस डब्बे में, इसको समझ लें पहले। ठीक है, तो उसको समझेंगे तो आप देखेंगे ABC अल्फा बीटा गेमा ये क्या है? एक जो क्रिस्टल जालक होता है, किसी क्रिस्टल को बनाने के लिए जो रचक अवयव होते हैं उनकी व्यवस्था जिस क्रम में होती है उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। ABC ये लंबाई है, भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, जबकि अल्फा बीटा गेमा अक्षों के बीच बनने वाले कोण हैं, कोर के बीच बनने वाले
कोण हैं अल्फा बीटा गामा, और इनमें डिफरेंसेस होने की वजह से यहाँ पर फ्रांस के जो गणितज्ञ हैं उनका नाम था ब्रेविस। उन्होंने 7 प्रकार के क्रिस्टल और 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक के बारे में बताया। 7 क्रिस्टल और 14 है ब्रेविस जालक। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अब हम आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ZM/A³ इसका यह मतलब है कि Z जो है ये क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये जो Z है वो क्या है। Z है जिस प्रकार का क्रिस्टल होगा उसका अपना एक योगदान होता है परमाणुओं का। अगर SCC है तो उसका योगदान, SCC है तो 1, FCC है तो 4 और BCC है तो 2। कैसे होता है इसको प्रूफ कराया जा चुका है। ठीक है, तो Z जो है क्रिस्टल में परमाणु का योगदान है। M आप जानते हैं बाहर है, A डिस्टेंस दो परमाणु के बीच का डिस्टेंस है, और N0 जो है एवोगेड्रो संख्या है। और ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, ये है घनत्व का। जो क्रिस्टल जालक है उसके घनत्व के फार्मूले के लिए ये क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ये तो हुआ अभी हमारा बेसिक पॉइंट। अब यहां के आगे हम चलते हैं। देखिए आप, समन्वय संख्या का दाब और ताप के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन इससे पहले हम समन्वय संख्या में जाएं, पहले मालूम तो होना चाहिए कि समन्वय संख्या क्या है। तो किसी भी क्रिस्टल में एक रचक अवयव अपने चारों ओर जितने रचक अवयवों से घिरा होता है उनकी संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। ठीक है, तो देखें ये जो समन्वय संख्या है P और T के साथ क्या संबंध है। ऊपर P है नीचे T है। P का मतलब प्रेशर है, दाब है, T का मतलब ताप है। दाब के साथ सीधा संबंध है, मतलब दाब बढ़ाएंगे तो समन्वय संख्या भी बढ़ेगी और दाब घटाएंगे तो समन्वय संख्या भी घटेगी। इसका यह मतलब हुआ कि यदि अपने पास कोई क्रिस्टल है, मान ले कोई क्रिस्टल है और उसमें 6:6 समन्वय संख्या है, और आपसे कोई कहता है कि बताइए कि दाब में क्या प्रभाव पड़े जिससे कि ये समन्वय संख्या बढ़ जाए, यानी ये 8:8 हो जाए। यानी अगर कोई नमक की संरचना वाला है तो वो सीजियम क्लोराइड की संरचना वाला हो जाए। ऐसा करने के लिए दाब का क्या होगा, तो समन्वय संख्या बढ़ने के लिए जरूरी कि दाब को आप बढ़ाएंगे, तो दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, 6:6 से 8:8 हो जाएगा। लेकिन ताप के साथ उल्टा संबंध है। ताप बढ़ाओगे समन्वय संख्या घटेगी, ताप घटाओगे समन्वय संख्या बढ़ेगी। तो बात को समझना है कि जब दाब को बढ़ाया जाएगा तो 6:6 वाला 8:8 हो जाएगा, लेकिन ताप को बढ़ाने पे 8:8 वाला 6:6 हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट बहुत मालूम रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेंगे, आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। उसके बाद बात आती है कि क्रिस्टलों पे यदि हम एक्स किरण को आपतित करते हैं तो वो जो क्रिस्टल है उसमें कौन सी घटना करता है, वो विवर्तन की घटना करता है। उस विवर्तन की घटना को स्पष्ट करने के लिए ब्रैग ने अपना एक समीकरण बनाया जिसे ब्रैग समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा 2d sin थीटा। ठीक है, अब बात आती ये क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये प्लेट्स होती हैं, ये तरंगे आई, तो ये जो प्लेट्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है, ये d है। और लैम्डा क्या है, यहां पे जो प्रकाश आया है उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। ठीक, ये आगे जाएगा ये, और फिर इस तरीके से ये तो यहां पर जो बनेगा वो थीटा होगा। तो अब समझना ये कि ब्रैग समीकरण किस बात के लिए, क्रिस्टलों पर जब एक्स किरणों की बौछार कराई जाती है तो विवर्तन होगा। उस विवर्तन के गणितीय रूप को बताने के लिए ब्रैग ने एक समीकरण दिया जिसे ब्रैग समीकरण के नाम से जानते हैं, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। और ध्यान रखना है कि जब 0 केल्विन ताप होता है तो उसमें क्रिस्टल में कभी जनरली दोष नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस क्रिस्टल में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे, और यदि वो दोष ऊष्मा की वजह से होता है तो उस दोष का नाम होता है ऊष्मागतिक दोष। उच्च ताप पर ऊष्मागतिक दोष होता है। अब हम यहां बात करते हैं
यहां ये जो ब्रैकेट बना हुआ आप देख रहे हैं SFB, SCC, FCC, BCC पॉइंट आउट कर चुके हैं क्वेश्चन हमने। परमाणुओं का जो योगदान था वो SCC के लिए 1 था, FCC के लिए 4 था, BCC के लिए 2 था। ये 3 क्वेश्चन क्लियर हैं आपके, ठीक है। बात आती है किसकी, डिस्टेंस, उनके रचक अवयवों के बीच का जो डिस्टेंस है वो SCC के लिए A था, FCC के लिए A/√2 था, BCC के लिए √3/2 था। √3a/2 और ये डिस्टेंस था। यदि आपको त्रिज्या निकालना हो तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको जस्ट हाफ, यानी कि d को जस्ट हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, रचक अवयवों की त्रिज्या आ जाएगी इससे। और ये जो 52, 74, 68 ये जो है संकुलन गुणांक है। ये संकुलन गुणांक का मतलब इसके पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं, पर फिर भी हम बता दें कि जब कोई रचक अवयव मोस्टली गोलाकार होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, चाहे वो आयन, तो रचक अवयव जब इस तरह से एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, तो क्या ये वाला भाग जो है वो रिक्तिका कहलाएगी, वो रचक अवयव के द्वारा घेरा हुआ नहीं होता है। इसका मतलब कंप्लीट जो क्रिस्टल का जो कुल आयतन होता है वो रचक अवयव के द्वारा नहीं घेरा जाता है, उनके बीच में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। तो वास्तव में सही मायने में जितना एरिया घेरा गया है रचक अवयवों के द्वारा वो संकुलन गुणांक कहलाता है। और SCC के लिए वो मान 52 होता है, सॉरी 52.4 है अगर इसको पॉइंट में लाना चाहें तो। FCC के लिए 74 होता है और BCC के लिए 68 होता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाएंगे ना आप, तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको, जो मैंने बेसिक लेक्चर में भी आपको बताया है, ये उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर में यदि धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात लेना है तो वो कहलाता है त्रिज्या अनुपात। और त्रिज्या अनुपात ज्ञात होने से हमें पता चलता है कि क्रिस्टल कैसा है, उसकी समन्वय संख्या कैसी है। तो इसके लिए जरूरी है त्रिज्या अनुपात का एक चार्ट आपको मालूम हो, आपको लाइन से पता होना चाहिए। 0, 1.55, 0.225, 0.414, 0.732 और 1, बीच में 5 ब्लॉक आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहां आपको लिखना है 234, 68, 2, 3, 6, 2, 3, 4 कर दो, और ये 3 का दुगना 6 और 4 का दुगना 8, 234, 68। जब 2 होगा मतलब 0 से 1.55 के बीच होगा 2, रे का मतलब यहां आकृति रेखीय होगी, त्रि का मतलब त्रिकोणीय होगी, चतुष्फल की होगी, अष्टफल की होगी और ये घनी होगी। अब इनसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, लेकिन इससे पहले कि इसमें रेडियस के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, मान लो आपको दिया है कि r की वैल्यू, चलिए r की वैल्यू 0.56 है, बताइए समन्वय संख्या कितनी है। तो आपको ये कोड याद होना चाहिए, 0.56 कहां आया, इस पॉइंट पे आया, तो समन्वय संख्या 6 हो गई और आकृति क्या हो गई, अष्टफल की हो गई। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं जिसको आपको चूज करना है कि किसके लिए आकृति कैसी होगी। तो ध्यान रखना है CaF2 और BaCl2 मोस्टली आप देखेंगे जहां धातु के साथ में 2 हैलाइड होते हैं, धातु के साथ में 2 हैलाइड होते हैं, वो मोस्टली ये कंडीशन के होते हैं 8 वाले। उनके लिए त्रिज्या का अनुपात 0.732 और 1 के बीच में होता है, इनके लिए 8 होता है, मतलब ये 8 वाले हैं, मतलब ये अष्टफल की 8 वाले हैं। ये घनी आकार के हैं। ये कौन से आकार के हैं, घनी आकार के। जबकि एक एक क्लोराइड जब होता है, जैसे देखो एक क्लोराइड धातु के साथ, तो ये 6 वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे जिंक के साथ सल्फाइड है, अब क्लोराइड नहीं है यहाँ पे, और डबल माइनस वाला है, डबल माइनस वाला आ गया तो चतुष्फल की होता है, ये 4। Hg धात्विक है, ये 4 हो जाएगा आपके पास में। इसके बाद इसकी बात करते हैं त्रि। आप देखें B2O5 Bn ये वाले होंगे त्रि वाले, त्रि मतलब 3 समन्वय संख्या और त्रिकोणीय आकृति, जबकि HF2 एक जो है वो 2 वाला होगा और इसकी आकृति होगी रेखीय।
तो थोड़ा फास्ट है, लेकिन हम मजबूर हैं कि आप जिस बैच के लिए पढ़ रहे हैं ये फास्ट ही पढ़ना पड़ता है आपको, और इसके बेस पे कैसे आप ऑप्शन चुनेंगे ये हम देखेंगे। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट और ये पेज आपका बहुत बढ़िया कवर होना, ये एक लेक्चर में नहीं होता है, ये आपका एक कंप्लीट भाग है। अब इसके बाद सेकेंड एक पार्ट में और दूंगा, ये फर्स्ट पार्ट और वो सेकेंड पार्ट, ये दोनों मिलाकर के जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये मान के चलिए कि कंपटीशन एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं चुकेगा। लेकिन ये मानता हूं कि इस बैच में थोड़ा हैवी हो सकता है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थैंक्स।